गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राम भजन पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में अभी आप सभी छात्र अध्यापक छात्राओं का स्वागत है। मैं आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो फोर्थ पेपर आपका है उसका थर्ड यूनिट में कुछ टॉपिक जो पीछे चल रहा था, जैसे बुद्धि बताया था, बुद्धिलब्धि बताया था। बुद्धिलब्धि के बाद जो है अगला टॉपिक इसमें था असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी बुद्धि व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम जानेंगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। ठीक है, व्यक्तित्व शब्द जो है इंग्लिश शब्द पर्सनालिटी शब्द से ही बना हुआ है व्यक्तित्व, लेकिन उसको लैटिन शब्दों के रूप में हम क्या बोलते हैं, पर्सोना। लैटिन शब्द इसका क्या है, पर्सोना होता है। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब। ठीक है, नकाब। अब वहां पे देखेंगे कि नकाब का अर्थ ये होगा कि कोई भी नायक कभी नकाब या कोई मुखौटा लगा के अपने आप को प्रदर्शित करता है तो उसकी जो व्यक्तित्व जो जिस समय मुखौटा लगाया होगा उस समय उसकी व्यक्तित्व क्या होगी, और मुखौटा हटाने के बाद उसकी व्यक्तित्व क्या होगा, उसी के बारे में हमको चर्चा करना है। अब देखेंगे कि व्यक्तित्व आप सामान्य से भाषाओं में देखेंगे कि अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर नॉर्मल भाषाओं में आपसे बात करता है तो ये करते हैं कि वो अमुक व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है, उसका व्यक्तित्व सही नहीं है। लेकिन वही थोड़ा सा साधारण मतलब कि थोड़ा वेशभूषा उसका गिरा हुआ हो, और वही चीज अगर कोई व्यक्ति जो है कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी वेशभूषा बहुत अच्छी होती है, उस देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये होता है कि बहुत अच्छी, ये किसी के व्यक्तित्व तो सही होता है। लेकिन ये क्या होता है कि एक सामाजिक रूप में आप कह सकते हैं कि फलाने का व्यक्तित्व ये भड़कीला है, ज्यादा इसका प्रोफेशनल है, यानी देखते हैं कि अभी तत्काल में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्वेंट स्कूल हैं जो कि सब व्यवस्था बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आंतरिक भाव में जाइए तो क्या उसके व्यक्तित्व आंतरिक भाव में स्पष्ट नहीं मिलता है कि आखिर है क्या चीज, उसकी क्वालिटी क्या है, समझ नहीं पाता है। वही चीज व्यक्तित्व में होता है कि सामान्य चीज को अगर देख किसी व्यक्ति के उसके भड़कीले स्वभाव को देख कर में उसका व्यक्तित्व अच्छा है, तो ये क्या होता है हमारा सामाजिक रूप में एक बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है। लेकिन अगर उसको आंतरिक भाव में जाएंगे तो आंतरिक भावों में साइकोलॉजिकल देखना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब देखेंगे तब जाकर उसके व्यक्तित्व को मूल रूप से आकलन कर सकते हैं। जैसे हमने अल्पोर्ट की परिभाषा हमने बताया आपको कि अल्पोर्ट क्या है, व्यक्तित्व के व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन की निर्धारित करता है। यानी जब तक कि वातावरण में अपूर्ण समायोजन नहीं निर्धारित करेगा, सामने आपके प्रदर्शित नहीं करेगा आपकी भावनाओं का, अपनी बातों को, तब तक उसका व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो अब देखेंगे कि व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। यानी व्यक्तित्व के प्रकार को देखेंगे तो व्यक्तित्व मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। जैसे पहला प्रकार क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेज शारीरिक गुणों के आधार पर, जैसे शरीर की बनावट होती है उसके हिसाब से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण किया जाता है या गुण को निर्धारित किया जाता है, उस रूप से होगा। अब देखेंगे शारीरिक गुणों के आधार पर हो गया। दूसरी चीज आप देखेंगे इसमें एक दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। एक जो है शारीरिक गुण कैसा है उसके बनावट के हिसाब से उसका क्या होता है, व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक व्यवस्थाओं के माध्यम से उसका व्यक्तित्व निर्धारित किया जाता है, वो व्यक्ति किस रूप से होता है। तो इसमें देखेंगे हम पिकनिक प्रकार, पहले शारीरिक गुणों के आधार पे पिकनिक प्रकार में देखेंगे कि पिकनिक प्रकार में ये ऐसे व्यक्ति का व्यक्ति में कद छोटा होता है, शरीर भारी गोलाकार होता है, लोगों की गर्दन छोटी होती है, वो मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति जो है क्या होते हैं, जो खाने पीने के शौकीन होते हैं और काफी आनंद उठाते, जिंदगी का पूरा आनंद उठाते हैं और खुशमिजाज होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब क्या होता है, पिकनिक प्रकार के हो गए कि इसकी लंबाई कद छोटा होगा, शरीर भारी गोलाकार होगा, खुशमिजाज होते हैं लोग। ठीक है, तो ये पिकनिक प्रकार के हो जाते हैं। स्थैनिक प्रकार, इस तरह के व्यक्ति के कद लंबा होता है परंतु दुबले पतले शरीर होते हैं, मांसपेशियां उनकी विकसित नहीं होती है। ठीक है, और उम्र के अनुसार उनका वजन कम होता है।
और अधिकतर ये क्या होते हैं व्यक्ति इस रूप से एस्थेनिक में ये चिड़चिड़े व्यक्त होते हैं, इनकी जो भी व्यवस्था होती है वो थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं, समझ रहे हैं। और तीसरे प्रकार में आप देखेंगे एथलेटिक प्रकार। इस प्रकार के व्यक्ति में जो शरीर मांसपेशियां काफी विकसित होती है, गठी होती है, शारीरिक कद लंबा अधिक होता है और ना अधिक छोटा होता है ना अधिक लंबा होता है, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति जो परिस्थितियों के साथ ऑटोमेटिक समायोजन कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। यानी अधिकतर लोग ऐसे लोग खेल कूदों में ज्यादा भाग लेते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और चौथा आपका है डाइएस्पेलास्टिक प्रकार, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब देखिए एंडोमॉर्फिक क्या होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे और नाटे होते हैं, इनके शरीर गोलाकार दिखता है और ये व्यक्ति बहुत आराम पसंद, खुशमिजाज होते हैं, ये भी खाने पीने के भी शौकीन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि दूसरा आपका मेसोमॉर्फिक, इस प्रकार के व्यक्ति की हड्डियां मांसपेशियां काफी विकसित होती है, शारीरिक गठन होता है, ये दूसरे को आदेश देने में बड़ा आनंद उठाते हैं, दूसरे को आदेश देने में बड़ा आनंद उठाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एक्टोमॉर्फिक में इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं और ये व्यक्ति थोड़ा सा संकोचशील लज्जालु व्यक्ति होते हैं, अधिकतर किसी से बात करना उचित नहीं समझते हैं और सिंपल अपने आप से ही मतलब रखना चाहते हैं, ठीक है। ये एक्टोमॉर्फिक हो गए। अब देखेंगे हम लोग दूसरे प्रकार जो होता है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार साइकोलॉजिकल थीम होता है, वो क्या होता है आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखेंगे 2 प्रकार कौन कौन है। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी और दूसरा आप देखेंगे अंतर्मुखी व्यक्ति। दूसरे में आप जाएंगे तो वो अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी, ठीक है। अब देखिए बहिर्मुखी व्यक्ति कौन होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति जो एक सामाजिक व्यक्ति कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप बन गया था कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे तो जो फर्स्ट व्यक्ति होगा वो बहिर्मुखी, मतलब वो व्यक्ति सामाजिक होता है, एक दूसरे से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करता है। जैसे पीछे मैं चर्चा भी कर चुका हूं कि जो बहिर्मुखी व्यक्ति, जैसे आप परिवार में हैं तो परिवार में मान लीजिए कि तमाम रिश्तेदार या कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो व्यक्ति क्या करता है कि एक दूसरे से इंटरफेयर, मतलब कि एक दूसरे के लगाव के रूप में, तो जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो अधिकतर रिश्तेदार या कोई भी बाहरी आदमी आने पे उसका क्या करता है, भाव करता है, उसका सम्मान करता है, उसको जो भी व्यवस्था देना होता है वो बहिर्मुखी, जो सामाजिक व्यक्ति एक दूसरे से साथ तालमेल रखता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि बहिर्मुखी है। लेकिन आप चले जाएंगे दूसरी चीज अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जो कि वो अपने आप से मतलब रखता है, किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता है, वो अंतर्मुखी होता है, मतलब अपने से एक दूसरे से मिलना जुलना कोई नहीं, सिर्फ अपने से मतलब उसका रहता है, ये होता है हमारा अंतर्मुखी व्यक्ति, ठीक है। तो ये होता है इसके मतलब 2 प्रकार, शारीरिक गुणों के आधार पे और मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पे व्यक्तित्व के प्रकार होंगे। अब देखेंगे हम व्यक्तित्व की माप कैसे करते हैं, किसी भी पर्सनालिटी का माप हम कैसे करते हैं। अब देखेंगे हम लोग माप में, तो माप में जाएंगे तो हमको फर्स्ट स्टेप रखता है, जैसे इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। व्यक्तित्व की माप। अब व्यक्तित्व के माप में आप देखेंगे फर्स्ट है व्यक्तित्व आविष्कारिका और ब में आएंगे तो ब में आपका प्रक्षेपण विधियां, सौ में जाएंगे तो 100 में आपका है प्रेक्षण विधियां, प्रेक्षण
विधियां, ठीक है। अब प्रेक्षण विधियों के दो पार्ट्स हैं। पहला है रेटिंग मापनी, पहला रेटिंग मापनी, और दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार, ठीक है। अब देखेंगे कि व्यक्तित्व की माप के लिए हम लोग तीन रूप से माप मूल रूप से करते हैं। व्यक्तित्व आविष्कारिका के रूप में, प्रक्षेपण विधियों के रूप में और प्रेक्षण विधियों के रूप में। तो प्रेक्षण में आप देखेंगे रेटिंग मापनी है, साक्षात्कार। अब हम जानेंगे कि व्यक्तित्व आविष्कारिका क्या है। व्यक्तित्व आविष्कारिका का क्या अर्थ होता है, 21 रूप से टॉपिक हम इसको चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमको जानना है, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग उसकी माप के लिए व्यक्तित्व आविष्कारिका का प्रयोग करेंगे। अब व्यक्तित्व आविष्कारिका क्या है, तो देखिए व्यक्तित्व आविष्कारिका में हम लोग एक फॉर्मेट से बनता है जिसमें कम से कम 116 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। किसी रूप में कोई भी प्रश्न हो सकता है, कोई इसमें एक सब्जेक्ट से ही होगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिसमें जिस रूप से व्यक्तित्व की माप करना उसके हिसाब से क्वेश्चन आपका रहता है। तो 116 प्रश्न रहते हैं, उसमें आपको क्या करना रहता है, सिर्फ इसमें हाँ या नहीं, हाँ ऑब्लिक नहीं, या सत्य गलत कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे मतलब कर सकते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं आप, सही या गलत में कर सकते हैं, चाहे सही ऑब्लिक गलत। आप इसको व्यक्तित्व आविष्कारिका में आप लोग हाँ या नहीं में उत्तर देंगे, या सही या गलत में आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे, अब देखिए यहाँ पे अगर व्यक्तित्व अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के व्यक्तित्व एक समान नहीं हो सकता है, सब व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। अगर प्रश्न के रूप में देखेंगे 116 प्रश्न किस रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछेंगे, क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है। जैसे हमने प्रश्न पूछा आपसे, क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है। देखिए अब क्या आपको अनिद्रा की शिकायत है, तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या अलग अलग आंसर आ सकता है। किसी को अनिद्रा की शिकायत होगी, किसी को अनिद्रा की शिकायत नहीं होगी। तो जिसको होगी हाँ, जिसको नहीं होगी नहीं। तो वहां पे व्यक्तित्व के दो प्रश्न आ गए, वहां पे हाँ या नहीं में। दूसरा प्रश्न, क्या आप अकारण प्राय चिंतित रहते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आप अकारण प्राय चिंतित रहते हैं। क्या आप अकारण प्राय चिंतित रहते हैं। तो वहां पे हाँ या नहीं में उत्तर सबका अलग अलग आएगा। अगर जिस रूप से जिसका व्यक्तित्व होगा उसके हिसाब से उसका हाँ या नहीं में उत्तर आएगा। अगर मान लीजिए किसी को अनिद्रा है और चिंता रहने की शिकायत है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, हाँ है, और नहीं है तो नहीं कर सकता है। सत्य है तो सत्य कर सकता है, या सही है तो सही है, गलत है तो गलत कर सकता है। तीसरी चीज, क्या आपको माता पिता का उचित प्यार मिलता है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आपको माता पिता का उचित प्यार मिलता है। तो इसमें हाँ या नहीं देना है। अगर हाँ है, अगर मिलता है तो हाँ, नहीं मिलता है तो नहीं। तो इसमें हाँ या नहीं का उत्तर दे सकते हैं। इस रूप से क्या होता है, व्यक्तित्व आविष्कारिका का
प्रयोग करके चाहेंगे तो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रश्नों को, उसके व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं और इसमें सत्य गलत या सही का ऑप्शन लगा के भी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि प्रक्षेपण विधियां क्या है। अब देखेंगे इसमें प्रक्षेपण विधि क्या है। में आपका है प्रक्षेपण विधियां। अब प्रक्षेपण विधि में देखेंगे तो प्रक्षेपण विधि के माध्यम से आप किसी के व्यक्तित्व को आकलन कर सकते हैं। इसमें इस प्रक्षेपण विधि में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक अस्पष्ट होता है, इसमें अस्पष्ट आपको नहीं दिखाया जाता है। जैसे हमने बताया था अमूर्त बुद्धि के रूप में, अमूर्त बुद्धि में आपको हमने चर्चा किया था अमूर्त बुद्धि क्या है, जिसमें अमूर्त बुद्धि के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि सामने फ्रंट नहीं रहता है, अंतर छिपा रहता है, उसको चिंतन करके हम लोग क्या करते हैं, सामने फ्रंट को लाते हैं। उसी रूप से प्रक्षेपण विधियों में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रक्षेपण विधियों को हम लोग कई पार्ट में बात के समझेंगे। जैसे फर्स्ट है शब्द साहचर्य, शब्द साहचर्य परीक्षण। दूसरा आपका है रोसार्थ परीक्षण, रोसार्थ परीक्षण। तीसरा आपका है विषय आत्मबोधन परीक्षण, आत्मबोधन परीक्षण। चौथा आपका है वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब इन चारों को प्रक्षेपण विधियों में शब्द साहचर्य परीक्षण, रोसार्थ परीक्षण, विषयात्मबोधन परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण को डीपली आपको हम कल इसके बारे में आपको स्पष्ट करेंगे कि प्रक्षेपण विधियां क्या हैं और उसमें ये सब पॉइंट, शब्द साहचर्य परीक्षण, रोसार्थ परीक्षण, विषयात्मक परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण क्या है, इसके बारे में कल आपको अगले टॉपिक में इसी विषय पर फिर से चर्चा करूंगा। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे जो भी होगा इस टॉपिक को आप पढ़िएगा ध्यान से, क्योंकि बड़ी मेहनत से इसको वीडियो को बनाया जाता है, लेकिन इसको लाइक शेयर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को कोई और भी पढ़ सकता है, इसको देख सकता है, आप व्यवस्थित इसको ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आप जहां भी हो उसको शेयर करते रहें, इसको लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, जिससे कि अन्य वीडियो की इसको प्राप्ति होती रहेगी। धन्यवाद।